हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसमें वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है कोयला, तीसरा ऑप्शन में दे रहा है बायोगैस और चौथा में दे रहा है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है बायोगैस है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो तीन है वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है। दोस्तों, पवन से जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है उसका कारण क्या है? विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा? तो दोस्तों, पवन से हम लोग जो प्राप्त ऊर्जा जो करते हैं उसमें क्या होता है कि वह पवन चक्की लगा हुआ रहता है, पवन चक्की। तो उसमें से पवन चक्की से जो है अगर हवा आता है तो उसे पवन चक्की घूमता है, जिससे हमें, मैंने कहने का मतलब गतिज ऊर्जा, वन में जो होता है गतिज ऊर्जा रहता है, जिससे कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो मेरा पवन से जो प्राप्त ऊर्जा का कारण है वह गतिज ऊर्जा है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों, इनमें कौन जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब अक्षय, कहने का मतलब जो क्षय नहीं हो, जो समाप्त नहीं हो, ऊर्जा स्रोत है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है कोयला, दूसरा में दे रहा है पेट्रोलियम, तीसरा में दे रहा है सौर ऊर्जा और चौथा में प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वह क्षय ऊर्जा स्रोत है। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में कह रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होती है। दोस्तों, घरेलू में, घर में जो हम लोग का बिजली आपूर्ति होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 45 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज होता है या 100 हर्ट्ज होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 100 हर्ट्ज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो हम लोग घर में बिजली आती है, प्रतिवर्ती अल्टरनेटिंग करंट जो आती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वह वेबर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों, जिससे विद्युत धारा को उत्पन्न किया जा सकता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में दे रहा है एमीटर, दूसरा में दे रहा है मोटर और तीसरा में दे रहा है जनित्र और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत धारा जिससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है उस युक्ति को हम लोग जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, सुरक्षा फ्यूज जो होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन में भू तार से, गर्म तार से और उदासीन तार से, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब जो सुरक्षा फ्यूज जो होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे किस वायर से जोड़ा जाता है? कहने का मतलब अर्थिंग वायर, भू तार में अर्थिंग वायर, गर्म तार कहने का मतलब जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उससे, या उदासीन तार जो होता है उससे। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जो गर्म तार रहता है। कहने का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी में फ्यूज तार, सुरक्षा फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। दोस्तों, फ्यूज जो तार होता है उसका गलनांक होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वह कम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ताकि थोड़ा सा भी अगर जो विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है तो जिससे वह गल जाता है और हमारा जितना भी उपकरण लगा हुआ रहता है विद्युत धारा से वह मेरा सभी बच जाता है। तो यही मेरा जो गलनांक है पूछा जा रहा है यहाँ पे, फ्यूज तार का गलनांक, तो वह कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है
कि किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात करें। कहने का मतलब दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब है, उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होने पर प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, Q इजकल टू आई टी। ठीक है, Q इजकल टू आई टी। तो दोस्तों यहाँ पे Q आपको आवेश निकालना है, तो आवेश निकालना, और हमें देखिए I बराबर जो होता है वह करेंट होता है। तो करेंट कितना दिया हुआ है, तो 0.5 दिया हुआ, तो यहाँ पे आप 0.5 लिख दीजिएगा। और टी मैंने आपका हो गया टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे टी जो होता है वह सेकंड में होता है, आप याद रखिए, इसमें टी जो होता है वह सेकंड में होता है। तो आपको अगर 10 मिनट दिया हो, इसको आपको सेकंड में बदलने के लिए 10 अब में कितना से गुना कर दीजिएगा, 60 से गुना कर दीजिएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यह मेरा जो आ जाएगा वह सेकंड में आ जाएगा, इस इतना। तो अगर आप इसको टोटल को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको हटाइएगा तो यहाँ बटा में 10 आ जाएगा, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, और 6 × 30। कहने का मतलब मेरा जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वह 300 कूलम आ जाएगा, 300 कूलम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया, हम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ नहीं करना है आपको, एक फार्मूला ये Q इजकल टू आई टी याद रखना है उसमें, और I बराबर जो दिया हुआ 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, और इंटू 10 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। तो 10 गुने देखिए यहाँ पे 60 कर दिए हैं। तो इसको अगर आप इसको मैंने पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसको 10 से 10 कट गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनली मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 300 कूलम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर पे चलते हैं। 10वां नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है, जो अवयवी रंगों में जो टूटता है उसको क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दोस्तों प्रकाश में जो लाइट का किस रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य होता है वह अधिकतम होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर सबसे कम पूछेगा तो वह बैगनी रंग के लिए हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि हरा प्रकाश में लाल गुलाब का फूल दिखाई देगा। दोस्तों हरा प्रकाश में लाल गुलाब फूल किस तरह का मैंने दिखाई देगा। तो दोस्तों हरा प्रकाश में जो लाल गुलाब होगा वह काला रंग के दिखाई देगा। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, काला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है। दोस्तों मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग पर बनता है, कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, या पुतली पर बनता है, या रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह रेटिना पर बनता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉर्निया होता है दोस्तों वह नेत्रदान में दिया जाता है, कॉर्निया। ये भी आप याद रहे, आपसे पूछेगा कि कॉर्निया जो है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो वह कॉर्निया दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। दोस्तों आकाश का जो रंग नीला है उसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आकाश का जो रंग नीला होने का कारण है वह प्रकाश के प्रकीर्णन है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि अबिंदुत का दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। दोस्तों अबिंदुत का दोष जो होता है, अबिंदुत का, वह किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह बेलनाकार लेंस से दूर किया जाए। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस को जो होता है दोस्तों वह निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और उत्तल लेंस जो होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और द्विफोकल लेंस जो है दोस्तों वह जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और अबिंदुत का जो होता है वह बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है, भी आप याद रखिएगा। तो इसमें अबिंदुत का जो पूछ रहा है तो वो बेलनाकार हो जाएगा, बाकी आपको तीनों बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दोस्तों श्वेत रंग में
कौन सा रंग के लिए विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है? तो जो होता है दोस्तों बैगनी रंग के लिए जो होता है वह सबसे अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग के लिए जो होता है विचलन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग का उदाहरण है? दोस्तों प्राइमरी कलर का उदाहरण कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को दोस्तों आपको अच्छी तरह से इसके याद कर लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है प्राथमिक रंग का उदाहरण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा, नीला। इसको इस तरह से याद रखिएगा, BGR। कहने का मतलब B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन और R से रेड। ये 3 कलर होता है वह प्राइमरी कलर में आता है। तो ब्लू, ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे हो गया सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अपवर्तन कोण से होता है? दोस्तों आपका 2 मीडियम दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ऊपर में जो है विरल है और नीचे जो है वह सघन है। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह क्या होता है? तो यहाँ पे जो हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको आपतन कोण हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण है। तो जब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगा तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण जो होता है वह छोटा होता है, क्योंकि यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इससे जो ये वाला जो कोण हो गया इस कोण से ये अधिक होगा। कहने का मतलब आपतन कोण अधिक होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छोटा होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान होता है। दोस्तों एक जो है कांच का स्लैब है, मान लीजिए इस तरह का कांच का जो स्लैब है, कह रहा है कि लंबवत आपतन हो रहा है, जो प्रकाश है वह लंबवत आपतन हो रहा है, तो उसके बाद अपवर्तन कोण का होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रकाश इस तरह से लंबवत आ रहा है तो वह जो होगा उसी पथ पे फिर से रिटर्निंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि हवा से कांच का जो स्लैब पर लंबवत आपतन जो प्रकाश होगा वह के समय अपवर्तन का कोण होता है। तो दोस्तों जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में चल जाता है, तो वहाँ पे कोई कोण बनेगा नहीं, तो वह मेरा 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे फिर से चला गया, तो वहाँ पे एंगल नहीं बनता है। तो यह मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि पानी का अपवर्तन होता है। दोस्तों पानी का अपवर्तनांक। तो दोस्तों पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और 1.5 जो होता है दोस्तों वह शीशा का होता है, ग्लास का होता है, भी आप याद रखिएगा। और 2.42 जो होता है दोस्तों वह जो होता है हीरा के लिए होता है, डायमंड के लिए होता है, भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है तो 1.33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है? दोस्तों मोटर गाड़ी में जो चालक के सामने जो दर्पण रहता है वो कौन दर्पण रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। वह उत्तल दर्पण में जो होता है दोस्तों पीछे का वस्तु बहुत ही आसानी से दिख जाता है। उत्तल दर्पण में होता है दोस्तों कि जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस दर्पण का दृष्टि विस्तार जो होता है वो सबसे अधिक होता है? तो वह उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार जो होता है वह सबसे अधिक होता है, ताकि इसीलिए गाड़ी में इसका उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का जो वस्तु होता है वह आसानी से दिख जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगा। दोस्तों एक अवतल दर्पण है, उसका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी होगा। तो दोस्तों आप F बराबर फार्मूला पढ़े होंगे R/2। तो इसका R बराबर हमें जो दिया हुआ है
यहाँ पे एफ जो है फोकस दूरी है, आर जो दिया है वक्रता त्रिज्या, तो आर बराबर 40 दिया हुआ है, 40/2 कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस तरह के इकोनॉमिकल एग्जाम में ज़रूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह कितना होता है, तो वह +1 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। दोस्तों विद्युत मोटर जो है उसमें रूपांतरण किस तरह से होता है, तो दोस्तों विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। दोस्तों घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।